हे गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में कुछ कंपनीज का Q2 का अपडेट्स डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो आप सबको पता ही है ना कि Q3 का सीजन चालू हो गया है। तो चलिए, आज मैंने अभी तक जो भी कंपनीज का जो रिजल्ट्स आए हैं तो उनको मैंने देखा, राइट, और उसका सारे इनसाइट्स लेके आपके सामने अभी इस वीडियो में ला रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं दो फाइनेंशियल्स के, मतलब दो बैंक्स की। एक है कोटक महिंद्रा बैंक और दूसरा है आपका आरबीएल बैंक, ठीक है। अब देखिए, एक बात आपको मतलब ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल हो, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ उसके एसेट क्वालिटी अच्छा होता है तो उसका स्टॉक नीचे नहीं जाता है, ठीक है। कोटक बैंक इज सच अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। लेकिन ऑल्सो हैविंग सेड दैट, अगर उसका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में इफेक्ट आती है, ठीक है, उसका रिटर्न रेशियोज अगर मतलब से नीचे की तरफ जा रहे तो वो स्टॉक में पैसा भी नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? सो पिछले ये जो 3 4 5 साल में आपने देखा होगा कि कोटक बैंक के स्टॉक उतना पैसा नहीं बनाया। इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लाइक अगर आप बिजनेस का आरओई का नंबर देखोगे, उसका सिर्फ एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में ही है। अभी भी इफ यू लुक एट द कोटक का आरओई नंबर, वो कुछ 12.5% में है, ठीक है, जबकि लास्ट ईयर इट वाज सेम क्वार्टर में 13.5% था और 2 साल पहले इट वाज अराउंड 16% में था। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब द प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में कोटक को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोटक बैंक का एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए कोटक बैंक का स्टॉक नीचे भी नहीं जाता है लेकिन ऊपर भी नहीं जाता है। अब आप मुझे पूछोगे कि लाइक एसेट क्वालिटी तो ठीक है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अब सोचो क्या हुआ था पिछले 2 साल पहले, बिफोर उदय कोटक लेफ्ट कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक बैंक ने जो कोशिश कर रहा था वो ये है कि वो अनसिक्योर्ड रिटेल में ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आई थिंक अनसिक्योर्ड रिटेल उस टाइम पे पोर्टफोलियो का सिर्फ 7-8% था टोटल लोन बुक का। अब सोचो वो अनसिक्योर्ड रिटेल में क्यों फोकस कर रहे थे, मतलब माइक्रो फाइनेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन। बिकॉज इससे क्या होता है ना, आपका यील्ड बढ़ता है और आपका यील्ड बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में ज्यादा आपको फायदामंद होते हैं, उससे आपका आरओई बढ़ता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब से कोटक ने ये पुश मारा टुवर्ड्स माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन, उसके बाद हमारे अनसिक्योर्ड रिटेल में बहुत सारे सिस्टमिक प्रॉब्लम्स आ गया। माइक्रो फाइनेंस का पूरा साइकिल ही तो पूरा एकदम घूम गया नाउ फॉर द वर्स्ट, राइट। आपको तो पता ही है, सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, बहुत कंपनीज फिर लॉसेस दिखाने लग गया। फिर उसके बाद माइक्रो फाइनेंस के कंपनीज के ऊपर वो गार्ड रेल लगा दिया आरबीआई ने। सो द पॉइंट इज माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में भी आरबीआई को बहुत सारी चीजों से प्रॉब्लम होने लग गई, तो उन्होंने भी वहां पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिया। इसके वजह से क्या हुआ, कोटक को ये जो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक को ग्रो करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अभी भी उनका कितना है, 10-10.5% ऑफ द बुक इज अनसिक्योर्ड रिटेल, ठीक है। जबकि उदय कोटक ने बोला था कि वो 15% तक लेके जाएगा 2 साल के अंदर। लेकिन अभी तो आई गेस हम 2 साल हो भी गया, 15 तो क्या, अभी 11% भी नहीं हुआ। इसके वजह से क्या होता है ना कि लाइक एसेट क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन अगर आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल लो यील्डिंग एसेट्स में ज्यादा पैसा आप देते हो, ठीक है, तो मतलब क्या, मतलब आपका आरओई एक्रेटिव वो बिजनेस नहीं हो रहा है उतना। तो यही प्रॉब्लम है कोटक महिंद्रा बैंक का, ठीक है। इस बार भी अगर मैं कोटक बैंक का बोलूं, कोटक बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स, इफ यू लुक एट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईपीएस, दैट ओनली ग्रीव अराउंड 10%। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, अल्टीमेटली एज अ शेयर होल्डर अगर मेरा ईपीएस इज ग्रोइंग ओनली 10%, फिर एक रेशियो, मतलब रेशियो नहीं, नंबर है पीपीओपी, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, राइट। तो प्रोविजन से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है दैट ओनली ग्रीव 13-12%। और कोटक का अगर मैं नेट इंटरेस्ट इनकम, एनआईआई जो बोलते हैं ना, एनआईआई का अगर मैं ग्रोथ देखूं, ठीक है, वो भी कुछ सिंगल डिजिट में है, 9-10% के आसपास है। तो इसका क्या मतलब कि यहां पे ग्रोथ की इशू है कोटक महिंद्रा बैंक पे, राइट। लेकिन एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मतलब इनका अगर मैं जीएनपीए नंबर बताऊं तो सिर्फ 1.5% है। इनका ऐसा नहीं कि प्रोविजंस बढ़े जा रहे हैं और उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बैलेंस शीट में, वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। नया मैनेजमेंट आने के बाद भी कोटक महिंद्रा बैंक का बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज है, ठीक है। तो ये हो गया कोटक महिंद्रा बैंक का कहानी। अब दूसरा है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में प्रॉब्लम्स तो दिख रहा है, सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, पिछले क्वार्टर से आप देख सकते हो, बिकॉज आरबीएल बैंक में आई थिंक उनका एक सब्सटेंशियल चंक ऑफ देयर पोर्टफोलियो है तुम्हारे माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में, ठीक है। अब ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है, कोई भी हो बैंक हो जिसमें माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट हो या एनबीएफसी हो जो एमएफआई बेस्ड हो, राइट, तो वहां पे जहां पे भी माइक्रो फाइनेंस का प्रेजेंस है वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बुक खराब हो चुका है, ठीक है। आप देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी वही हुआ ना, मतलब उनका भी स्टॉक गिरा, क्यों? बिकॉज माइक्रो फाइनेंस बुक में इतना प्रॉब्लम्स आया। Q3 का उनका बाय द वे अभी पूरा इनकम स्टेटमेंट आया नहीं है, वो देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे प्रोविजंस उनका बढ़ता है या घटता है। बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी पिछले 2 क्वार्टर में आप
देखोगे द पैट केम डाउन, ईपीएस केम डाउन बिकॉज दे हैड टू प्रोवाइड मोर बिकॉज ऑफ देयर माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर इन देयर बुक। आरबीएल बैंक का भी सेम सिचुएशन है, सिंस माइक्रो फाइनेंस का उनका एक्सपोजर है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, इनका भी इस बार मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आई थिंक फेल अराउंड 85 to 90% के रेंज में। समझ में आ रहा है, मतलब इनका तो आई गेस अभी आरओए का नंबर 0.4-0.5% में आ गया, आरओई का नंबर 5% के आसपास आ गया। समझ में आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का देख रहे हो आरओई नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वो ग्रेजुअली जा रहा है, फिर भी आज उनका कंसोलिडेटेड कोटक महिंद्रा बैंक का आरओई 12.5%, लेकिन इनका तो 4-5% में आ गया आपका आरबीएल बैंक का। तो ये और भी बुरा होता है बिकॉज आरबीएल बैंक में अभी इन्वेस्टर का कंसर्न है कि एसेट क्वालिटी का, ठीक है। मतलब सोचो कोटक महिंद्रा बैंक का मतलब कंसर्न है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का, लेकिन आरबीएल बैंक का मेन कंसर्न है एसेट क्वालिटी का। अब इन दोनों में अगर मैं देखूंगा तो ऑफ कोर्स आरबीएल बैंक में प्रॉब्लम्स यहां पे ज्यादा दिख रहे हैं, राइट, कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक। बट मुझे यहां पे दोनों चाहिए। मैं बार बार एक चीज बताता हूं, मुझे अच्छे एसेट क्वालिटी के साथ मुझे प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न रेशियोज में अच्छा खासा ग्रोथ चाहिए। वरना क्या है, वरना मुझे वो पर्टिकुलर स्टॉक में तो पैसा नहीं बनेगा ना। मतलब एक जगह में तुम पैसे गवा सकते हो जहां पे आपका एसेट क्वालिटी खराब होते जा रहे हैं, दूसरे साइड में जहां पे एसेट क्वालिटी ठीक है लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं है, मतलब वो स्टॉक में पैसे गवाओगे नहीं लेकिन बनाओगे भी नहीं। ये सेम प्रॉब्लम हो रहा है एचडीएफसी बैंक का भी, ग्रोथ की इशू है, ठीक है, लोन बुक के ग्रोथ का जैसे फॉर एग्जांपल इशू है एचडीएफसी बैंक का, ठीक है, लेकिन एसेट क्वालिटी एचडीएफसी बैंक का भी बहुत बढ़िया है। इसीलिए एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक में लोग ना पैसे बनाते हैं ना पैसे गवाते हैं। सो ये हो गया इन दोनों का। अब तीसरा एक और कंपनी, अब हम थोड़ा सा नॉन फाइनेंशियल्स में आते हैं। एपीएल अपोलो का एग्जांपल लेते हैं। एपीएल अपोलो का अपडेट बहुत ही अच्छा है, मतलब उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ और वाईओवाई लेवल पे तो ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ हुआ। एपीएल अपोलो वो स्ट्रक्चर स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बनाते हैं, राइट, जो ये आपके घरों के कंस्ट्रक्शन में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, रेलवे का स्टेशन बनानी हो, एयरपोर्ट बनानी हो, राइट, कोई भी मॉल बनानी हो, कोई भी बिल्डिंग्स बनानी हो, सब में लगता है स्ट्रक्चर स्टील ट्यूब एंड पाइप। तो यहां पे क्या सीन है, एक चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एपीएल अपोलो का वॉल्यूम ग्रोथ जेटीएल इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बिगर बेस देन जेटीएल इंडस्ट्रीज। आई थिंक जेटीएल इंडस्ट्रीज का हार्डली कोई वॉल्यूम ग्रोथ था, लेकिन एपीएल अपोलो का आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ इज अराउंड जैसे मैं बता रहा हूं, राइट, 20% के ऊपर उनका वॉल्यूम ग्रोथ है, ठीक है। सो नाउ हियर इज द गेम, राइट। पिछले क्वार्टर में ये स्ट्रक्चर स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स कंपनीज का क्या प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज स्टील प्राइसेस कोलैप्स्ड, ठीक है। जब स्टील प्राइसेस कोलैप्स हो जाते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है, वो डीस्टॉकिंग करना पड़ता है और यहाँ पे इनका मार्जिन इफेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा एपीएल अपोलो का भी इबिडा पर टन हो जाए, या आपने देखा होगा इनका जो पैट का जो नंबर है दैट फेल, राइट, इबिडा पर टन क्रैश, पैट क्रैश। लेकिन इस क्वार्टर में थिंग्स हैव कम बैक अप, राइट। और वो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया भी था कि लाइक यू नो इतना जो आई थिंक स्टील प्राइसेस कुछ 15-18% क्रैश कर गया था विद इन 7-10-15 डेज, ठीक है। इसी वजह से सबका इन्वेंटरी में लॉसेस लेना पड़ा। लेकिन इस क्वार्टर में इफ आई लुक एट इट, इनका इबिडा पर टन नंबर हैज कम बैक अप। इवन एपीएल अपोलो का अगर मैं नंबर बता दूं, इनका तो आई गेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वेंट अप 300%, मतलब 4 गुना हो गया, ठीक है। ये इसीलिए हुआ बिकॉज स्टील प्राइसेस हैव नाउ स्टेबलाइज्ड, ठीक है, स्टील प्राइसेस हैव स्टॉप्ड कमिंग डाउन, तो विच इज अ गुड साइन, राइट। और इनका इबिडा पर टन अगर मैं बोलूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कुछ 130% के आसपास बढ़ा है, समझ में आ रहा है। तो ये अच्छी बात है ना। और दूसरे साइड में ऑफ कोर्स, राइट, पिछले क्वार्टर में आपने देखे होंगे इवन एसजी मार्ट का भी आई थिंक नाउ आई कैन मतलब गेस्टिमेट कि एसजी मार्ट का भी जो इबिडा परसेंट मार्जिन था, राइट, जो 2.5-3% का होता था वो 1% हो गया था, अभी वो 1% बन जाएगा 2.5-3% का, ठीक है। अब सोचो अगर एपीएल अपोलो का नंबर अच्छा आता है तो एसजी मार्ट का भी यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन वी कैन गेस्टिमेट, बिकॉज वो भी अपने प्लेटफॉर्म में स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स का ही मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। सो बेसिकली गेम क्या है यहाँ पे, गेम यही है कि लाइक वॉल्यूम ग्रोथ तो है एपीएल अपोलो का जो बहुत अच्छा है। एपीएल अपोलो का एक्चुअली पिछले कुछ 2 साल में वॉल्यूम ग्रोथ का पेस थोड़ा घट गया था, लेकिन इस बार में अच्छी बात क्या है कि वॉल्यूम ग्रोथ का भी पेस बढ़ा। और दूसरे साइड एपीएल अपोलो का जो अच्छी बात ये हुआ कि उनका इबिडा पर टन, इबिडा मार्जिन हैव कम बैक अप, राइट। तो अच्छी बात है। इवन इनका पैट का ग्रोथ इज आई थिंक अराउंड 31% वाईओवाई इन Q3 और सेल्स का ग्रोथ भी अराउंड 30% ऑन अ वाईओवाई लेवल इन Q3। तो इसका मतलब क्या, एपीएल अपोलो को अभी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। सो दैट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड साइन। और ये स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स को आपको अच्छे से इसलिए देखना है बिकॉज क्या होता है ना, बहुत लोगों को तो पता है कि लाइक ओके ये सोलर वाला गेम में बहुत स्कोप है, मतलब हमारे मतलब गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे कंपनीज को भी देखते हो लाइक अ प्रॉक्सी,
ठीक है, प्रॉक्सी प्ले टू द सोलर थीम इन इंडिया। तो वहां पे आप ऐसे कंपनीज लाइक स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स वाले कंपनीज को देख सकते हो, लाइक एपीएल अपोलो, जेटीएल इंडस्ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अच्छी है, मतलब अभी तो बहुत ही मुझे तो अच्छा ही नंबर आया एपीएल अपोलो का, राइट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, सब कुछ ठीक है। और ये कंपनी वो भी कर रहा है, अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन को भी कुछ 15% से बढ़ाया अपने कैपेसिटी को। ठीक है, मतलब अगर वो पहले 100 स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स बना सकता था, अभी वो 115 बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो 15% अपना कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। दे आर टारगेटिंग मोर इनटू द ईस्टर्न मार्केट्स ऑफ बंगाल एंड आसाम एंड द 7 सिस्टर स्टेट्स, वहां पे 1-2 प्लांट बिठा रहे, राइट। सो इसका मतलब क्या, एक तरफ कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ तुम्हारा मार्जिन पे भी अभी कंट्रोल आ गया। कंट्रोल मतलब वही है, मतलब स्टील प्राइसेस हैव स्टॉप्ड फॉलिंग, राइट। सो थिंग्स आर फाइन विद एपीएल अपोलो। ठीक है, और दूसरा जो कंपनी है जैसे एसजी मार्ट काइंड ऑफ अ कंपनी, नाउ यू कैन इवन गेस्टिमेट के लाइक उनका भी नंबर्स अच्छे आने वाला है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, जो Q2 के बाद उनका नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया बात। अब हम थोड़ा लास्ट के 1-2 कंपनी का बात करते हैं, जैसे जोमेटो का थोड़ा बात कर लेते हैं। अब जोमेटो में देखो, जोमेटो का गेम तो है ही ब्लिंकिट का। ठीक है, जोमेटो का फूड डिलीवरी का गेम है ही नहीं। सो बेसिकली क्या है, फूड डिलीवरी का अगर आप ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का ग्रोथ देखोगे तो कुछ 17% से ग्रो किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सिर्फ 2% से ग्रो किया, और ये 17% का नंबर इज YOY लेवल पे। ठीक है, सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जोमेटो में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आप फूड डिलीवरी पे डिपेंड करके इन्वेस्टेड नहीं रहोगे, राइट। यहां पे गेम है ब्लिंकिट का। ठीक है, बिकॉज ब्लिंकिट का यहां पे भी आज भी Q3 over Q3 में द ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का नंबर आई थिंक इट ग्रीव मोर देन 130% YOY इन Q3, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 20-22% से द GOV का जो ग्रोथ आया। ठीक है, मतलब क्या, ब्लिंकिट बहुत अच्छे रेट से स्केल कर रहे हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट ने कुछ 2-4 क्वार्टर पहले उन्होंने ये बताया था कि हमारा 2000 का ब्लिंकिट का जो ये डार्क स्टोर्स होते हैं ना, जहां से सामान लेके ब्लिंकिट वाले आपके घर में आते हैं, तो उन्होंने बताया था कि 2000 स्टोर्स होगा हमारा बाय दिसंबर 2026। लेकिन अभी मैनेजमेंट ने क्या बोला उनका जो डॉक्यूमेंट में, कि हम ये दिसंबर 2025 मतलब ये साल का जो दिसंबर है उसी में हम 2000 स्टोर्स बना देंगे, और अभी इनका 1000 स्टोर्स हो भी गया। ठीक है, मतलब वो ये बता रहे हैं यहां से भी वो अपने डार्क स्टोर्स को डबल करेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट का यहाँ पे डायलेमा वही है, राइट। आप अगर कोई भी एफएमसीजी कंपनी को पकड़ लो, या इवन आप आपके फैमिली वाले लोगों का भी बिहेवियर देखोगे, को क्विक कॉमर्स में सबको आना है। ठीक है, मतलब क्विक कॉमर्स का डिमांड इज इमेंस। मतलब मैं अगर अपने घर में भी देखूंगा, इवन मैं अपना भी बिहेवियर देखूंगा, राइट। मतलब से फॉर एग्जाम्पल मैं लेट से कॉफी बनाने के लिए मैं किचन में गया, ठीक है, और लेट से फॉर एग्जाम्पल वहां जाके सडनली मैं देखा कि लाइक मेरे पास कॉफी पाउडर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली ब्लिंकिट में जाऊंगा और मेरे पास वो नेस्कैफे ब्रू वगैरह आ जाएगा इन 5-7-3 मिनट्स, राइट। सो बेसिकली क्या है, इंसानों का पूरा बिहेवियर बदल रहा है। सो यहाँ पे कस्टमर का डिमांड इज इमेंस। सब यहाँ पे ब्लिंकिट में आ रहे हैं, सब यहाँ पे, अगर मैं स्विगी का भी बात करूं तो इंस्टामार्ट में यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जोमेटो वाले क्या बोल रहे हैं, मतलब ब्लिंकिट का जो बंदा है, जो सीईओ है, वो बंदा यही बता रहा है कि अभी हमें यहाँ पे एक्सपेंशन का, अभी हमारे एक्सपेंशन का जो भी हमने टारगेट दिया था, अब उस टारगेट से भी हायर रेट से हम क्यों एक्सपैंड किए जा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू मिस ऑन टू दिस डिमांड, राइट। लेकिन उसका एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, जोमेटो, मतलब यहां पे मैं ब्लिंकिट का ही बात कर रहा हूं, दे विल कीप ऑन गेनिंग मार्केट शेयर, है ना। बिकॉज देखो, आज अगर लेट से फॉर एग्जांपल डिमांड बढ़े जा रहे हैं, लेकिन लेट से आपने लेट से नया वेयर हाउसेज नहीं खोले, आपने लेट से नया शहरों में जाके ब्लिंकिट का स्टोर्स नहीं खोले, राइट, तो फिर क्या होगा, आप नहीं करोगे तो स्विगी कर लेगा, जेप्टो कर लेगा, कोई और कर लेगा। मतलब क्या, आप यहां पे आपका डिमांड जो आएगा, वो डिमांड को आप मिस कर जाओगे, कोई और वो डिमांड को कैटर कर लेगा और आपका मार्केट शेयर कम होगा, तो आप बोलोगे ये बुरा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप आज का नंबर्स भी देखोगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा कि ब्लिंकिट का EBITDA लॉसेस अगेन हैव स्टार्टेड वाइडनिंग। ठीक है, पिछले साल से आप देखोगे 4 से 6 क्वार्टर पहले आप देखोगे पूरे जर्नी में ब्लिंकिट का लॉसेस, मतलब EBITDA लॉसेस वे नैरोइंग डाउन टू 0, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में मैं देखने लगा हूं फिर से वो नंबर वाइडन होने लग गया। मतलब आई थिंक ब्लिंकिट का Q1 ऑफ FY25 में लॉसेस वेर ओनली एट, EBITDA लॉसेस वेर ओनली एट -3 करोड़। Q2 में कितना था, -9 करोड़, थोड़ा सा वाइडन हुआ, लेकिन इस बार तो -100 करोड़ हो गया। अब फिर आप ये बोलोगे ये तो नेगेटिव है, लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, इफ यू वांट टू केटर टू दिस न्यू इंक्रीमेंटल डिमांड एंड इफ यू वांट टू लाइक कीप ऑन इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, देन आपको तो खर्चा करने का मतलब करते ही जाना है। और जो नया वाले आप जो स्टोर्स खोल रहे हो उसको तो मतलब से ब्रेक इवन होने में थोड़ा टाइम लगता है, और आपको तो पता है रेट अकाउंटिंग कैसे होते हैं, कोई भी अगर खर्चा हो तो
उसका तो अपफ्रंट ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट में, जिसका लेट से सेल्स आपको बाद में आएगा इन द सब्सिक्वेंट इनकम स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली क्या हुआ, वो ब्लिंकिट का EBITDA लॉसेस वाइडेंड हुआ एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच पूरे बिजनेस का कंसोलिडेटेड जो EBITDA नंबर है दैट फेल ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। जोमैटो का जो फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है, वहां पे आप देखोगे फूड डिलीवरी बिजनेस पे ऑल्दो सेल्स ग्रोथ या फिर आपका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का ग्रोथ वो शायद 17% है, लेकिन वहां पे मार्जिन एक्सपेंशन हुआ। क्यों? मेनली बिकॉज आपको ये पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे वो लोग क्या किया, पिछले कुछ महीनों से अपने प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाया, ठीक है। लेकिन यहां पे बात वही है, राइट, वहां पे 17% का सेल्स ग्रोथ है फूड डिलीवरी बिजनेस पे और आपका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। और ब्लिंकिट में क्या है, 120-140% का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यहां पे मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन यहां पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं बार बार एक चीज बताता हूं, जिसका सेल्स ग्रोथ उतना हाई नहीं है ना, वहां अगर आपने थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपैंड भी करते हो तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं लगता है। मुझे चाहिए ऐसे जगह, ऑफ कोर्स मुझे तो बेस्ट सिचुएशन ये चाहिए कि लाइक भाई तुम ब्लिंकिट का टर्नओवर को डबल करते रहो और तुम्हारा मार्जिन भी एक्सपेंशन होते रहे। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, आज आप देखोगे जेप्टो हो, स्विगी का भी तो कुछ दिन पहले आईपीओ आ गया और पैसा उठाया, अब तो इंस्टामार्ट में भी तो वो स्केल अप किए जाएगा और वो बताया भी स्विगी ने कि वो इंस्टामार्ट में बहुत एग्रेसिव रहेगा। सो द पॉइंट इज यहां पे क्या है, यहां पे कंपटीशन भी बढ़ रहा है, सप्लाई साइड में भी यहां पे कंपटीशन है, राइट। तो यहां पे इफ यू डोंट केटर टू द इंक्रीमेंटल डिमांड तो क्या होगा, ये सब जेप्टो एंड स्विगी आके मार्केट शेयर ले लेगा। तो यहां पे बात आपके ऊपर है एट द एंड ऑफ द डे कि यहां पे ब्लिंकिट में आगे जाके मैनेजमेंट ने क्या बोला, मतलब देखो इसको नेगेटिवली या पॉजिटिवली मत लो, इसको बिजनेस सेंस के तरह लो, ठीक है। मैनेजमेंट ने यही बताया कि गोइंग फॉरवर्ड ब्लिंकिट का जो ये लॉसेज है ये नैरो डाउन होकर जीरो की तरफ नहीं आएगा इन द कमिंग क्वार्टर्स, बिकॉज अभी उनका 1000 दुकानें हैं, उनको 2000 दुकानें खोलना है। तो अगर आपको डबल करनी है तो ऑफकोर्स ना खर्चा तो आपको लेते ही जाना है। एंड आई थिंक आउट ऑफ दिस 1000 स्टोर्स 350 to 400 स्टोर्स तो उन्होंने पिछले सिर्फ 2 क्वार्टर में ही खोला। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस कि लाइक कितने एग्रेसिवली यहाँ पे ब्लिंकिट में ये लोग केपेक्स किए जा रहे हैं। और जब केपेक्स करते हैं तो वही ना, उस दिन तो सेल्स नहीं बढ़ता है ना, उस दिन आपका सिर्फ खर्चा दिखाना पड़ता है। सो यही हो गया बात जोमैटो का। देखो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 58-60% से टोटल सेल्स का ग्रोथ है, राइट। लेकिन वही है ना, आप देखोगे पैट का यहाँ पे डिग्रोथ हो गया, पैट का डिग्रोथ हो गया एट अ कंसोलिडेटेड लेवल, ब्लिंकिट का यहाँ पे EBITDA लॉसेस वाइडेंड हो गया, राइट। तो इसको आप पॉजिटिवली लो या नेगेटिवली लो, मतलब ये आपके ऊपर है। मेरा काम तो है कि लाइक आपके सामने पूरा पिक्चर को रखना। लेकिन एक बात तो है कि बिजनेस एक बिजनेस ओनर की तरह देखो, ठीक है। मतलब अगर आपको एक दुकान से 5 दुकान खोलनी है तो आपका कैश फ्लोज भी नेगेटिव रहेगा और आपका खर्चा भी ज्यादा ही होगा ना, राइट। मतलब हमेशा हर चीज को ना एकेडमिकली मत देखो, ठीक है। सो यही हो गया बात। अच्छा, और लास्ट एक कंपनी का हम बात करते हैं, उसका नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज नया कंपनी है, रिसेंटली उनका आईपीओ आया। तो बेसिकली ये सारे फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इनका 2 कैटेगरी होता है, हार्ड सर्विस एंड सॉफ्ट सर्विस। सॉफ्ट सर्विस मतलब से फॉर एग्जांपल सोचो फॉर एग्जांपल आप टीसीएस हो, ठीक है। आपका बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, वहां पे लाखों एम्प्लॉयज आते हैं एंड ऑल दैट, तो उनका हाउसकीपिंग का काम कौन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे हाउसकीपिंग का काम होता है ना, सैनिटेशन का काम होता है, फिर आप देखोगे हेल्थ एंड हाइजीन का काम होते हैं, हाउसकीपिंग जैसे मैंने बताया यहाँ पे, राइट। तो ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्लेट से पूरा टीसीएस को ये कंपनी, ठीक है। टीसीएस इज जस्ट एन एग्जांपल, इनका बहुत ऐसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, रिटेल क्लाइंट्स भी है। तो ये हो गया आपका एक काइंड ऑफ सर्विस। दूसरे काइंड ऑफ सर्विस में ये बोल सकता हूं कि ये लोग पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं। फिर उसके बाद से फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग को अगर साफ करना हो, कोई अगर फैकार्ड हो या फिर से फॉर एग्जांपल कोई मूर्ति वगैरह हो, उनको अगर क्लीन करना हो तो वो भी काम करते हैं। फिर ये कंपनी रिसेंटली वेस्ट मैनेजमेंट में भी जा रहा है, बिकॉज इनका मैनेजमेंट का कहना है कि वेस्ट मैनेजमेंट में मार्जिन ज्यादा होते हैं देन लेट से फॉर एग्जांपल ये सब हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग एंड सैनिटेशन में, ठीक है। बट वेस्ट मैनेजमेंट में ये लोग नया, मतलब बहुत रिसेंटली ये लोग एंट्री मारे हैं और अभी इनका टोटल सेल्स में वेस्ट मैनेजमेंट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ सेल्स। इनका अगर मैं रेवेन्यू का थोड़ा ब्रेकअप बता दूं, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं बिकॉज ये नया कंपनी है, राइट, एक नया सेक्टर भी है। तो यहां पे है फैसिलिटी मैनेजमेंट जो है दैट्स अराउंड 50% ऑफ सेल्स। फिर ये लोग स्टाफिंग एंड पेरोल का भी काम करता है। मतलब क्या है सोचो, मतलब एक तरफ तो ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट को क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपका जो भी लेट से फॉर एग्जांपल
ये जो गार्डनर होते हैं, फिर ये माली हो, फिर ये जो भी हो, कुक हो, मतलब एक कॉर्पोरेट को जो जो भी चाहिए, हाउसकीपिंग स्टाफ हो, राइट, ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरफ क्या करते हैं, कॉर्पोरेट का काम क्या है वो सोचो, उनका तो मेन अपने क्लाइंट्स को देखना है, राइट, अपने बिजनेस को बढ़ानी है। तो ये जो पूरा हाउसकीपिंग और ये जो फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम है वो एक पर्टिकुलर प्लेयर को दे देता है, और वही है ये क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज को। और ये कंपनी क्या करता है, दूसरे साइड में ये सारे एम्प्लॉयज को ये ट्रेन करते हैं कैसे हाउसकीपिंग किए जाते हैं, एटिकेट्स हो, ये हो वो हो, और बहुत सारे एजेंसीज के साथ भी इनका टाई अप होते हैं। सो बेसिकली ये क्रिस्टल वगैरह क्या करते हैं, ये कैब रेंटल सर्विसेज कंपनीज के तरह है, ठीक है, ये जो WTI कैब्स एंड ऑल दैट, राइट, वो जैसे कॉर्पोरेट्स को सारे ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन देता है, ये कंपनीज क्या करते हैं, कोई भी कॉर्पोरेट हो जाए उसको सारे फैसिलिटी मैनेजमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक मिडिलमैन दलाल टाइप का होता है ये सारे कंपनीज, ठीक है। एक तरफ तो देखो, एक तरफ ये सारे एम्प्लॉयज को लेते हैं, एम्प्लॉयज मतलब वही ना जो लेट से सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कॉर्पोरेट्स को, और इनका बैकग्राउंड चेक से लेके, स्टाफिंग से लेके, पेरोल से लेके, वो ये सब देखता है, गॉट इट। और कॉर्पोरेट्स को भी क्या होता है ना, लेट से फॉर एग्जांपल उनका एक नया बिल्डिंग है, उसको लेट से हाउसकीपिंग स्टाफ वगैरह चाहिए, तो उनको भी ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, राइट। ये लोग क्या करेगा, ये सब क्रिस्टल विस्टल कंपनी क्या करता है, इनका बैकग्राउंड चेक भी कर लेता है सारे बंदे को वहां भेजने से पहले। तो कॉर्पोरेट्स क्या कर सकता है, जो लोग वहां पे आ रहे हैं उनको पता है कि इनका बैकग्राउंड चेक हो चुका है, इनका लेट से फॉर एग्जांपल सारे आधार डिटेल्स एंड एवरीथिंग है, राइट। सो डिपेंड, और अगर कोई भी अगर कॉर्पोरेट को लेट से प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट क्रिस्टल से बात करेगा, राइट, मतलब एक सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, राइट, रादर देन से फॉर एग्जांपल डीलिंग विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स, ठीक है। तो यही है, एंड ऑफ कोर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड करके क्रिस्टल सबको पैसा दे के अल्टीमेटली जो बचता है वो उनका कमाई है। अब देखो यहाँ पे गेम क्या है इनका, सो बेसिकली कंपनी का जैसे मैं बता रहा हूँ, फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी सर्विसेज भी देता है, जो ये गार्ड का जो सिक्योरिटी वगैरह होता है तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। फिर ये जो सारे सिस्टम है, राइट, सो दिस इज लाइक 90-95% ऑफ सेल्स। और जैसे मैंने बताया अभी इनको वेस्ट मैनेजमेंट में भी जाना है। वेस्ट मैनेजमेंट लेट से फॉर एग्जांपल मतलब ये दूसरों का कचरा उठाएगा, ठीक है, फिर ये कोई एंजाइम वगैरह बायो एंजाइम बना रहे जो फॉर एग्जांपल ये कचरे को कंज्यूम कर लेगा, राइट, एंड ऑफ कोर्स दूसरों का कचरा अगर आप साफ कर रहे हो तो वो आपको पे करेगा, है ना। सो बेसिकली वो भी एक वॉल्यूम का गेम है लाइक दिस। सो बेसिकली अभी इनको वेस्ट मैनेजमेंट में जाना है बिकॉज यहाँ पे आपका वॉल्यूम ज्यादा है। नाउ यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे इनका मेन मार्केट है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स हॉस्पिटल, स्कूल्स, एयरपोर्ट, रेलवेज, मेट्रो एंड ऑल, ये सब में इनका फैसिलिटी मैनेजमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी का 75% ऑर्डर्स गवर्नमेंट से आता है, ये भी आपको जानना है। तो ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ इनका अच्छा टाई अप है, स्पेशली द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये हो गया बात। आई थिंक मैंने सब कुछ तो कवर तो कर लिया। ये लोग वेयर हाउस मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, एयरपोर्ट मेंटेनेंस का भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ये कंपनी का कुछ चीजें हैं, तो मैनेजमेंट ने 2 क्वार्टर पहले आके बोला था कि हम 25% से ग्रो करेंगे इन FY25 ओवर 24, लेकिन पिछले क्वार्टर में इन्होंने कुछ 15% से ग्रो किया था, 15% Q2 ओवर Q2 में, ठीक है। और इस क्वार्टर में जब इनका नंबर आता है तो इनका सेल्स फ्लैट है। तो मेरा सवाल यही है कि लाइक भाई तो तुम 25% का गाइडेंस क्यों दिया। अब देखो ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें हो सकता है, इलेक्शन, हीट वेव, ये वो मॉनसून एंड ऑल दैट, बट देखो मार्केट को अल्टीमेटली चाहिए वैसा कंपनी जहां पे मैनेजमेंट जो गाइडेंस देता है वो एग्जीक्यूट करता है। सो बेसिकली यहां पे क्या है, 25% का उन्होंने गाइडेंस दिया और पिछले 2 क्वार्टर से वो गाइडेंस के आसपास का भी इनका एग्जीक्यूशन नहीं है, इसलिए अब देखोगे ये स्टॉक गिरता जाता है और इसका पीई रेशियो लो है। तो मैंने आज एक पोस्ट पे यही बोला कि जो लेट से 25% का गाइडेंस देके लेट से उसका सेल्स फ्लैट है, 5% 10% से ग्रो कर रहा है, मतलब क्या, मतलब उस स्टॉक में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो जाके वो स्टॉक आपको सस्ता दिखता है ना, राइट। तो और मैं बार बार बोलता हूं एक्टिव इन्वेस्टर का काम यही होनी चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में डोंट रिवॉर्ड दैट कंपनी व्हेन इट्स नॉट एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। एक बार वो एग्जीक्यूट करना चालू करे गोइंग फॉरवर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं, क्रिस्टल को ट्रैक करो लाइक एनी अदर बिजनेस, ठीक है, किसी को ट्रैक करो, कल जाके अगर उसका ग्रोथ मोमेंटम वापस आती है फिर जाके पैसा डालो, बिकॉज द कंपनी हैज टू कीप डिजर्विंग योर मनी, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक इट कीप्स ऑन लाइक यू नो फॉल्टरिंग और आप उसको रिवॉर्ड करते जाओ जस्ट बिकॉज स्टॉक आपको और सस्ते से और सस्ता मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक स्टॉक जब सस्ते से और सस्ता होता है उसके पीछे एक रीजन होता है। सो ये हो गई बात। अब देखो कंपनी का तो कॉन कॉल वगैरह सुनना है, जानना है कि क्यों ये सिचुएशन हुआ, बिकॉज इनका तो आई गेस कोई पीपीटी मिला नहीं मुझे, सिर्फ रिजल्ट डॉक्यूमेंट ही मिला। सो यही है इनका तो ऑफकोर्स अभी
देखना पड़ेगा आगे जाके वेस्ट मैनेजमेंट में क्या स्कोप है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट और कुछ भी बता दो, अगर आपका लेट से ग्रोथ मोमेंटम वापस नहीं आता है तो शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं मिलने वाला है, मतलब शेयर होल्डर्स पैसा नहीं बनाएगा स्टॉक से। सो यही है। चलो हमने कुछ 5-6 कंपनीज के बारे में डिस्कस कर लिया। और बाय द वे एक और पॉइंट है कि जो मैं बार बार सबको बताते रहता हूं कि लाइक वो जो मेरा जो मैं और प्रेरणा मिलके जो वो वर्कशॉप किया, राइट, कि अगर आपको इक्विटी रिसर्च सीखनी है, राइट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में बैठना है, इक्विटी रिसर्च को सीखना है और उसके बाद अपना पूरा स्किल सेट बना के यू कैन बिकम अ ग्रेट एक्टिव इन्वेस्टर, यू कैन बिकम अ ग्रेट स्टॉक पिकर। और मार्केट में कब कौन सी कंपनी में मौका आ रहा है, मौका जा रहा है, किसमें पैसा डालना है, किसमें किससे भागना है, राइट, अगर आपको ये खुद से करनी है तो वो वर्कशॉप ले लो, ठीक है। हम वो वर्कशॉप का जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो रिकॉर्डिंग का वेबसाइट के थ्रू से, राइट, वो उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। आपको सिर्फ वो बैठ के, कुछ 17-18 आवर्स का है, सिर्फ बैठ के देखो, यू डोंट नीड एनी बैकग्राउंड, नथिंग, राइट। तो मार्केट में वही है ना, दुनिया हमेशा बदलता रहता है, राइट। कोई अच्छा कंपनी खराब हो जाता है, किसी से ग्रोथ चली जाती है, किसी में ग्रोथ वापस आ जाती है, तो कब क्या करनी होती है, राइट, ये आप तभी कर पाओगे व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड ना, व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, व्हेन यू आर ट्रैकिंग बिजनेसेस, व्हेन यू हैव एन इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट इन माइंड, राइट। क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई अगर आपके दिमाग में कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो हाउ विल यू फिगर आउट कि मौका कहां है। वो मौका जाने के बाद ही आपको, इसीलिए तो क्या होता है इन्वेस्टर्स का, मौका जाने के बाद ही वो चार्ट देखता है और वो बोलता है अरे ये तो 3x हो गया, ये तो 5x हो गया, राइट। और दूसरे साइड में वो लोग बैठे रहते हैं और स्टॉक आधा हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो कब मौके पे चौका मारना है, कब अपॉर्चुनिटीज का असली फायदा लेना है, कौन से कंपनी से दूर रहनी है, किसको बेचना है, किसको खरीदनी है, किसको बिल्ड करनी है, अगर आपको ये पूरा स्किल सेट बनानी है तो वो वाला वर्कशॉप ले लो, ठीक है। सो ऑन दैट नोट यही तक रखते हैं। आपका अगर कोई और क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।